प्रबल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं इसलिए आ रहा हूं कि जो जो हिंदुत्व प्रैक्टिस करता है बीजेपी, जिस हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं, मैं जरा उस पर एक दो चीजें आपसे स्पष्ट पूछूं। पहली चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो आरएसएस जिस हिंदुत्व को आगे प्रमोट करती है, आरएसएस के इतने सरसंघचालक हुए, उनके जो नंबर है वो केवल अपर कास्ट हुए, और उसमें भी खास करके ब्राह्मण, एक एक्सेप्शन थे उसमें राजपूत। अगर आप सबका साथ सबका विकास, सब बराबर हैं, सब समान हैं, तो मैं जरा एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, फिर ये कोई बैकवर्ड, कोई दलित सर संचालक कभी बनने की उम्मीद है? आपको लगता है कि आरएसएस का कोई सबसे बड़ा पद पे कोई दलित बैठेगा? एक दूसरा, मुझे एक ताज्जुब यह हुआ है कि उसको लेके हमारा हमारा जो जो एक वर्ग है वो बिल्कुल चुप है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो। एक सरकारी आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनता है। उस 15 लोगों में आप 12, 11 या 12 ब्राह्मण करते हैं, आप एक कौन चौपा वो है, एक आप दलित रखते हैं क्योंकि वो पहले वाले में भी था इसलिए रखना पड़ता है आपको, आप एक महिला नहीं रखते हैं। तो ये कौन सा ट्रस्ट आपने बनाया है? क्या ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि ये भी पूछने वाली बात होगी। आप अगर ठेकेदार बने हैं तो ठेकेदार से हम पूछेंगे ना कि ये सड़क कैसे जा रही है, तुम ठेकेदार बने हो। तो जरा प्रबल जी, मैं इस पे भी समझूं कि आरएसएस का हिंदुत्व और हम और आप जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जब मैं भी अपर कास्ट हूं, आप भी अपर कास्ट है, लेकिन जब मेरी नाल काटी गई तो वो किसी दलित महिला ने ही काटी थी। जब मेरा मेरा जो पहला संस्कार हुआ हिंदू धर्म में, और मेरा जब अंतिम संस्कार होगा तो वो भी कोई डोम मेरी कपाल क्रिया करेगा। मैं उस हिंदुत्व की बात करता हूं जहां पे पहले मेरा पहला संस्कार और मेरा आखिरी संस्कार कोई दलित व्यक्ति करेगा, तभी मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। मैं बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि ये हिंदुत्व हिंदुत्व उसके ठेकेदार बन गए। जरा आपसे भी समझ लो कि ये ठेका केवल बीजेपी का है कि किसी और को भी मिल सकता है हिंदू धर्म का? जहां तक आरएसएस के प्रमुखों की बात है, चित पावन, वहां पर भी एक ही ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं, वो है चित पावन ब्राह्मण। और ये चित पावन ब्राह्मण के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है। ये चित पावन ब्राह्मण होते कौन? एक गूगल कर लीजिए तो एक कहता है कि ये चित पावन ब्राह्मण जो है बिहार से आए हुए ब्राह्मण हैं। एक स्टोरी ये कहती है यहूदी व्यापारी हैं जो इजराइल से आए हुए हैं। ये बड़ी चर्चा है। अब अगर यहूदी व्यापारी हैं तो इनका तो कोई व्यापार, इनका तो धर्म भी व्यापार है, इसलिए व्यापारी हैं ये। और अगर व्यापारी नहीं होते तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो चंपत राय जी थे, कैसे उनके संरक्षण में मेयर, अयोध्या के मौजूदा मेयर ने अपने भतीजों को, भांजों को और रिश्तेदारों को किस तरीके से जमीनें औने पौने दाम में खरीदवा कर करोड़ों रुपए की डील करवाई, ये सबके सामने मतलब प्रस्तुत है। तो मुझे तो ये लगता है कि इस आरएसएस में कभी भी पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला का स्थान नहीं हो सकता, ये भूल जाइए। और अगर होगा तो इन्हीं चित पावन ब्राह्मणों का होगा। जो कंट्रोवर्सी स्टोरीज जो हैं उसमें दो है, या तो ये बिहार से आए हुए ब्राह्मण है या तो ये यहूदी ब्राह्मण, यहूदी है। अगर इसका एक बानगी और भी है कि जो देशज ब्राह्मण हैं महाराष्ट्र के, वह इनके साथ कभी भी शादी ब्याह का संस्कार नहीं करते थे। अब इधर कर रहे होंगे तो बात अलग है। इनके 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 लिए उस नदी में, जो नदी थी मुझे याद नहीं आ रहा, नर्मदा तो नहीं है, वहां पर कोई और नदी है नागपुर के पास से बहती है। इनके लिए वो घाट भी अलग रहता था, वहां पर वो लोग स्नान भी नहीं करते थे इनके साथ। और जो शिवाजी महाराज थे, ये लोग इतने ज्यादा इनसे, इनका देशज ब्राह्मण जो थे, इनसे इतनी दूरी बनाते थे कि आपको मालूम होना चाहिए, इनको सबसे पहले प्राथमिकता मिली या इनको वो इंडोर्समेंट मिला संभाजी महाराज के, जो शिवाजी महाराज के पोते थे, उनके ये प्रधानमंत्री बने। और सबसे ज्यादा टैक्स संभाजी महाराज के राज में सबसे ज्यादा जनता पर टैक्स इन्होंने करवाया था, जबकि शिवाजी महाराज जो थे जनता राजा थे।
तो ये देखिए, यह लोग वो लोग हैं, यहूदी व्यापारी टाइप के लोग हैं, और वह अभी भी जनता के ऊपर कितना टैक्स वसूलवा रहे हैं। तो इनका काम व्यापार है, ये लोग व्यापारी हैं, और इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं। मैं कंट्रोवर्सी स्टोरी मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो संभाजी महाराज के समय से, या जो भी मैं भूल रहा हूं, शिवाजी महाराज के जो पोते थे, उनके जो प्रधानमंत्री बने थे, वो ये लोग बने। हमारे देश का जो देशज ब्राह्मण है वो है चंद्रशेखर आजाद। वो मर गए लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। हमारे देशज ब्राह्मण है मंगल पांडे, फांसी चढ़ गए लेकिन माफी नहीं मांगे। लेकिन ये चित पावन ब्राह्मण सावरकर और ये चित पावन ब्राह्मण आरएसएस ने हमेशा माफी मांगी। इससे पता चलता है कि यह सब हिंदुस्तान के ब्राह्मण नहीं है, यह सब कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आज ये बोल रहा हूं। अब बड़ी ब्राह्मण जो मुझे आरएसएस को जो मेरे साथ करना कर ले, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब जो स्टोरी जो है ये सब चलेगी। क्योंकि अगर इंदिरा गांधी अगर फिरोज गांधी के साथ शादी कर लेती हैं तो वो ईरानी हो जाएंगी, उनको मुसलमान बता दोगे, जबकि वह जो है पारसी थे। लेकिन स्मृति जुबिन ईरानी हिंदू रहेंगी अगर पारसी से विवाह कर लेंगी। तो ये कौन सा संस्कार है? इन सब विषयों पर भी बात होनी चाहिए। जहां तक ये अमित जैन जी जो है, अमित शाह जैन, इनके शासनकाल में यह स्थिति हुई कि जैनियों को सड़कों पे आना पड़ा और इन्होंने अपने आप को हिंदू डिक्लेयर कर लिया है, अमित शाह जैन ने। अब अमित शाह जैन जी जो है वो 1 जनवरी 2023 से कहते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा। अब आप हिंदू हैं और मिश्रा जी तो ब्राह्मण है, सर्वोच्च हैं, हिंदू उसमें जो है 20 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक शादी ब्याह नहीं होता है, कोई शुभ मुहूर्त शुभ कार्य नहीं होता है, यहां तक रामायण कथा अखंड पाठ भी नहीं होता है। अब नए नए ब्राह्मण आए हैं, बाबा रामदेव, आसाराम बापू टाइप के और राम रहीम टाइप के, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको वो जेल भी जा सकते हैं, बाहर भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, ये आपको भी मालूम है। तो किस नक्षत्र से, किस गणना से अमित शाह जैन ने ये बोला, ये बताएंगे अमित शाह। दूसरी चीज, इस समय मुझे एक और चीज कहनी है आपसे, और मेरी शिकायत भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नारायण जी बैठे हुए हैं। त्रिभुवन जी, आप गए लोनी से लेकर वहां तक आप गए, बहुत अच्छी यात्रा रही, और उस यात्रा में बहुत सारे किसान आपको दिखे, नौजवान दिखे। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी गलती भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी अमित शाह के एजेंटों के साथ कुछ एजेंट घुसा दिए गए हैं राहुल गांधी जी के साथ, जो राहुल गांधी जी तक नहीं बताए गए, और इस पर एक विस्तृत कार्यक्रम आनंद वर्धन जी ने किया है ना। तो आनंद वर्धन जी एक लेटर भी आपको भेज देंगे। एक इच्छाधारी व्यक्ति, इच्छाधारी नेता, इच्छाधारी आंदोलनकारी, वह कभी अन्ना आंदोलन में इच्छाधारी आंदोलन करता है, फिर वह सीएनआरसी में आंदोलनकारी हो जाता है, फिर वह किसान आंदोलन में आंदोलनकारी हो जाता है। वो आजकल राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में है। प्रताप जी कुछ पूछ रहे थे, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, जरा आप स्पष्ट करेंगे आनंद वर्धन जी? मैं भी बता रहा हूं, जरा प्रबल जी खत्म कर ले, मैं बताता हूं। आपकी पार्टी के नहीं है, आपकी पार्टी के का सहयोग देने की एक ऐसी व्यक्ति कोशिश करे, मैं बताता हूं, एक मिनट उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। वह व्यक्ति लेटर लिखकर भारत जोड़ो यात्रा की प्रॉब्लम की वजह से कुछ की बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और देखिए, किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा नुकसान जिस व्यक्ति ने पहुंचाया, जिसने लखीमपुर में किसानों के हत्यारों को बचाने का काम किया, उसके साथ कदम ताल कराने के लिए ये इच्छाधारी आंदोलनकारी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस अजय चौटाला जेजेपी के साथ बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, उस व्यक्ति से वह किसान नेता उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाता है, और हरियाणा से किसान आते हैं सैकड़ों की संख्या में, और वह शिलापट को काट के ले जाते हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ
राहुल गांधी जी यात्रा करेंगे या कांग्रेस पार्टी के पास अगर इंटेलिजेंस की कुछ दिक्कत हो रही है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों को आप नाराज करने जा रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी, हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, किसान आंदोलन में लगातार हमने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, हमने नरेंद्र मोदी का विरोध किया, हमने अमित शाह का विरोध किया, हमने योगी आदित्यनाथ का विरोध किया। उतना तो कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं ने नहीं विरोध किया, और जितना हमने साथ दिया है राहुल गांधी को हमेशा हर मंचों पर, हमने लेटर लिखकर आपको सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन असली ने सबसे पहले, जब कोई किसान संगठन नहीं कर रहा तो उत्तर प्रदेश और इधर सबसे पहले हम लोग ने समर्थन देने का काम आपको किया। लेकिन दुख यह होता है कि आपकी यात्रा आती है और आपके कुछ इच्छाधारी आंदोलनकारी गन्ना किसानों का मुद्दा नहीं उठने देते। वो कुछ आंदोलनकारी, इच्छाधारी आंदोलनकारी किसानों में हो रही जो समस्या है, जिस भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की टी शर्ट की चिंता है, उस भारतीय जनता पार्टी के राज में गांव में किसान, अभी महाराजगंज में गोरखपुर से लेकर सहारनपुर तक किसान रात में 12 बजे 2 बजे मचान लगाकर अपने अपने खेतों की सुरक्षा कर रहा। उसकी ठंड, उसको लगी ठंड की चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, उन सब मुद्दों को नहीं उठने दिया। तो मुझे यही कहना है कि राहुल गांधी जी की यात्रा बहुत अच्छी है और मैं यही, हमारी शुभकामनाएं भी हैं, और हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई परास्त कर सकता है पूरे भारतवर्ष में तो वह कांग्रेस पार्टी है। और हम ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर जो हमला कॉर्पोरेट घराने कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून बनवाने में राहुल गांधी की महती भूमिका रही है, इसीलिए राहुल गांधी के पीछे हजारों करोड़ रुपया लगाया गया। हम लोग शुभचिंतक हैं आपके, लेकिन अगर हम लोगों को धता बताकर अगर आप लोग ऐसे इच्छाधारी आंदोलनकारियों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं जिनके पीछे कोई नहीं है, कितने किसान इकट्ठे कर लेंगे आप देख लीजिए। अगर आरएलडी खड़ी नहीं होती वहां पर तो कितने किसान होते वो आपको भी पता चल जाता। पूरी आरएलडी ने मेहनत की वहां। इन सब विषयों को आपको सोचना होगा, समझना होगा, और अपने देखिए ये एनर्जी जो पैदा हो रही है, कितने संगठन ऐसे हैं जो 1000 गांव में है, कई संगठन ऐसे हैं जो 500 गांव में, कई संगठन ऐसे 1500 गांव में। अगर उन लोगों से आप टाई अप करेंगे तो इस आरएसएस रूपी जो आप बता रहे हैं भस्मासुर जो पैदा हुआ है उससे आप लड़ाई लड़ सकते हैं। मुझे बस इतना ही कहना है। ठीक है, नहीं आपको इतना ही कह रहा था, आपने बहुत कुछ कह दिया। मैं प्रबल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक आग्रह के साथ कि अभी इच्छाधारी की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग केवल एक अंतिम वो है क्योंकि समय की कमी है मेरा, लेकिन मैं थोड़ा एक ये विश्वास रखता हूं कि हमारा हिंदू धर्म की यही स्ट्रेंथ है कि यहां अगर जैन भी आके हिंदू धर्म की बात करे तो उसका भी स्वागत है, अगर कोई बिस्मिल्लाह खान आके शहनाई बजा रहे हैं मंदिर के प्रांगण में तो उसका भी स्वागत है, और अगर कोई पारसी, ईरानी, तुरानी कहीं का भी कोई आ जाए, ये हमारा हिंदू धर्म की मूल स्ट्रेंथ यही है। और आज शायद इसीलिए इतने साल तक हमारा धर्म अगर जिंदा रहा है और अगर वाइब्रेंट रहा है तो वो नफरत की वजह से नहीं रहा है, वो इंक्लूसिवनेस की वजह से रहा है, वो लोगों को अपने में समाहित करने की वजह से रहा है, वो लोगों को अपने से दूर देके गाली देने में नहीं रहा। मेरी एक बात जल्दी से एक टिप्पणी प्रबल जी आपसे है, क्योंकि आप इस तरह की चीजों के भाई मास्टर हैं, आप बहुत क्लोजली देखते हैं। राहुल गांधी के बारे में एक बार बार एक चर्चा हो रही है कि वो टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, और ये वो सामने चल रहे हैं, और ये भी बात है कि वो शारीरिक क्षमता नहीं है, इसमें जब तक आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल आदमी नहीं होगा, दिमाग से अगर नहीं होगा तब तक नहीं चल सकता है। लेकिन इसके सामने भाई हमारे मोदी जी भी, उनके वो खुद नहीं, उनके अगल बगल के लोग कहते थे, जब अमेरिका कहते हैं कि 10 दिन निर्जल व्रत रहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, और देखिए कितना फटफट फटफट सीढ़ी चढ़ गए, फटफट फटफट सीढ़ी उतर गए अमेरिका जब गए थे। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आप तो दिल्ली रहते हैं, खूब आंदोलन में जाते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी गए, सब जगह के आंदोलन, कि कोई व्यक्ति आपको मिला जिसने ये देखा कि ये पूरे टाइम निर्जल व्रत रहता है? मैं ऐसी जानकारी के लिए कर रहा हूं। राहुल गांधी तो सामने दिख रहे हैं कि वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। देखिए एक चीज थोड़ा सा छूट गया था, मैं बोलने वाला था, उस समय थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया। अगर अमित शाह जैन को ज्यादा चिंता है राम मंदिर की 1 जनवरी की, तो अमित शाह जैन और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को चिंता होनी चाहिए जोशीमठ जी। जोशीमठ जहां हमारा कल्पवृक्ष है, यहाँ पर शंकराचार्य जी ने आकर अपना सबसे ज्यादा ध्यान लगाया।
आज वह कल्प्रिट सबसे ज्यादा उसके अस्तित्व को खतरा हो गया है। पूरा जोशीमठ कब गिर जाएगा, कब धरातल में चला जाएगा, कब धंस जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, उसकी चिंता इस सरकार को नहीं है, क्योंकि यह सरकार वहां पर अपने कॉरपोरेट घरानों के मित्रों के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट, सड़कें और बहुत सारी चीजें, उनका प्रोजेक्ट का पैसा हजारों करोड़ रुपया लगा हुआ है, उसकी चिंता उसको है। लेकिन हिंदू धर्म के सबसे बड़े आस्था के केंद्र, सबसे 4 ज्योतिर्लिंग है, उसमें एक ज्योतिर्लिंग जो है जोशीमठ में है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, उसको ध्वस्त करने का काम, ब्लास्टिंग हो रही है वहां पर। उस ब्लास्टिंग के कारण आज जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है। कहां है नरेंद्र मोदी, कहां है अमित शाह जैन, कहां है राजनाथ सिंह, कहां है प्रज्ञा ठाकुर, कहां है ये सब, कहां छुप गए हैं ये, किधर गए? क्योंकि वहां अडानी और अंबानी का पैसा लगा हुआ है, इसलिए शांत है। जहां तक आपने पूछा नरेंद्र मोदी जी के सवाल पर कि नरेंद्र मोदी जी निर्जल थे, तो नरेंद्र मोदी जी चाय किससे चाय बेचते थे ये भी तो किसी ने नहीं देखा आज तक। और मैं तो आपके चैनल से 101 रुपए का इनाम देता हूं कि जो चाय पीकर आए, जो नरेंद्र मोदी जी के हाथों से चाय पिया हो, तो मेरे पास आए, उसको खोज के कोई लाए, मैं उसको 101 ने 1001 रुपया उससे इनाम दूंगा। कोई है आपके पास प्रमाण है? अरे ये झूठ का आडंबर है। यह तो वो लोग हैं जो गणेश जी को दूध पिला देते हैं। यह तो वो कुछ दिनों बाद आप देखिएगा, ये नरेंद्र मोदी जी को भगवान बता देंगे। मैंने क्या बोला था आपको? ये जो मैंने बोला था कि यह यहूदी व्यापारी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। यह जो अगर आप महाराष्ट्र के मराठा लोगों से पूछेंगे तो ये मराठा लोग वहां कहेंगे। ये बहुत बड़े मराठा ने मुझसे बोला कि भाई आपको पता है? मैंने कहा नहीं, ये तो यहूदी व्यापारी हैं, ये चित पड़े हुए थे, चित पावन, इसलिए इनका नाम रख दिया गया। 4 या 5 बचे हुए थे। अब ये तो मुझे नहीं मालूम इस स्टोरी में कितनी ताकत है, लेकिन यह जो है, यह वहां पर किंवदंतियां हैं। इसीलिए वहां के ब्राह्मण, देशज ब्राह्मण, इनके यहाँ शादी विवाह नहीं करते थे। ये सच्चाई है। चलिए इस पे एक चित है कि पट है कि वो है ना कि चित भी तेरा पट भी तेरी और खड़ा क्या मेरे बाप का, कुछ है ना। चलिए तो अब तो सरकार ऐसी है कि चित भी उनकी, पट भी उनकी और खड़ी मतलब ये है